मेल स्टेरिलिटी से हम स्टार्ट करने वाले। एग्जाम्स में ये टॉपिक ऐसा है कि फिक्स्ड है, इससे क्वेश्चन आएगा ही, है ना। एक मेल स्टेरिलिटी हो गया, एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेल स्टेरिलिटी। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी इंटरव्यूज, एग्जाम्स, ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि जो भी आपके हाइब्रिड का फॉर्मेशन है ना, आज जो हम हाइब्रिड्स बना रहे हैं उसका सबसे इजी सोर्स क्या है, मेल स्टेरिलिटी को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से भी हाइब्रिड बनते हैं, हम मैनुअल इमेस्कुलेशन करें उससे भी हाइब्रिड बना सकते हैं, बट एक ऐसा तरीका जो कि बहुत फिजिबल है और लेबर का आपका जो चार्ज है, कॉस्ट नहीं पड़ती ज्यादा, तो उन सब में आपकी मेल स्टेरिलिटी आती है। ठीक है, अब देखो मेल स्टेरिलिटी के अंदर जब हम देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना है कि मेल स्टेरिलिटी होती क्या है। एक तो होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पोलन जो है वो वाइबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके जो पोलन है वो वाइबल नहीं है। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी में आपके पोलन में ही गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपका पोलन ही फंक्शनल पोलन नहीं बन रहा, दैट इज मेल स्टेरिलिटी। और सेल्फ इनकम, नाम से देखो साफ पता चल रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब पोलन वाइबल है, बस वो क्या नहीं होगा, सेल्फ अपने खुद के प्लांट में क्रॉस में वो पोलन बिल्कुल सही काम करेगा, बस एक ऐसा आप मान लो कोई फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कोई बैरियर आ गया जिसके कारण आपकी क्या होगा, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, जबकि मेल स्टेरिलिटी आपकी क्या होगा, नॉन फंक्शनल पोलन। ये वर्ड बस हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई पूछे व्हाट इज मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉल साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेल स्टेरिलिटी को ऑब्जर्व किया था, और बीटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेज के अंदर एक एमएस जीन था जो कि पोलन स्टेरिलिटी को कॉज करा था, उस पे काम किया था। इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट स्टिल अपने बीडी सिंह में मेंशन है इन दोनों साइंटिस्ट का नाम, तो आप फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मेल स्टेरिलिटी के तीन तरह से रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है, पहला है स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। स्ट्रक्चर मतलब नाम से देखो क्या पता चल रहा है कि कोई स्ट्रक्चर मिसिंग होगा। क्या स्ट्रक्चर मिसिंग हो सकता है, आपका स्टेमिन, है ना। स्टेमिन ही है जो आगे जाके आपके एंथर्स पोलन बनाएगा। अगर वो स्टेमिन या तो है ही नहीं या वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, दैट इज स्ट्रक्चरल मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद आगे जाओ कि स्टेमिन तो आपका नॉर्मल है ना, लेकिन आपका माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि हम क्या होता है, हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होगा तो आपके 4 टेट्राड बनेगा, और वो टेट्राड क्या होता है, एनप्लॉइडी का, और वो पोलन बनाते हैं आगे जाके, है ना, जिसे हम मेल गैमीट बोलते हैं। तो अगर आपके ये जो टिश्यू है जो कि माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है, अगर वो सही नहीं है, स्टेमिन तो सही है बट माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू इज अब नॉर्मल, तो हम उसको बोल देंगे स्पोरोजिनस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, और जो लास्ट टाइप की मेल स्टेरिलिटी है, स्टेमिन भी आपका सही है, एमएमसी भी आपका सही है, लेकिन आपका फिर भी पोलन सही से नहीं बन पा रहा, है ना, भले सेल डिवीजन में कोई प्रॉब्लम मान लो या न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, ऐसा कोई भी अगर रीजन है जिससे पोलन डेवलप नहीं हो पा रहा या पोलन बनकर भी वो फंक्शनल नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कौन सी क्रॉप में होता है, तो टोमेटो के अंदर आपकी फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी देखी जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखना। अब देखो जो मेल स्टेरिलिटी है उसको हम 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं। हाँ हाँ, कॉल रूटर है। हाँ, है ना, देखो अब मेल्स जो आपकी जो मेल स्टेरिलिटी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, नाम से देखो जेनेटिक, इसका मतलब कौन कंट्रोल करेगा इसको, न्यूक्लियर कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, सीएमएस को कौन कंट्रोल करेगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को याद करो, है ना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सीजीएमएस सिस्टम है वो आपका किस में होता है, मेज के अंदर कुछ याद आ रहा है, मैंने बताया था किस ऑर्गेनेल से कंट्रोल होता है, याद करो। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर कौन से 2 ऑर्गेनल इन्वॉल्व थे, क्लोरोप्लास्ट, है ना,
गुड। और मेल स्टेरिलिटी किसके किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो, मैंने साइंटिस्ट का नाम बताया था, रोड्स, है ना, जिन्होंने आपकी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मेज के अंदर देखी थी ना। सो ये देखो, और सीजीएमएस क्या होगा, जहां पे न्यूक्लियस का भी रोल है और साइटोप्लाज्म का भी रोल है, ठीक है। तो आपका ये तीनों आपके अलग अलग टाइप के हैं। सीजीएमएस को आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखो नॉर्मल, जो हम बोलते हैं कि 2 लाइन मेल स्टेरिलिटी, है ना, जिसको हम और क्या बोलते हैं, फोटो और थर्मोसेंसिटिव, ठीक है। फोटो थर्मोसेंसिटिव को हम क्या बोलते हैं, 2 लाइन टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी। कई बार पूछा जाता है कि इन विच क्रॉप 2 लाइन मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड, तो राइस इसका आंसर है। उसमें 2 लाइन को क्या कहना चाहता है, कि फोटो थर्मो, है ना, फोटो पीरियड से या फिर टेम्परेचर से। जीएमएस के अंदर एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। ट्रांसजेनिक में क्या होगा, जब हम किसी आउटर सोर्स के डोनर जीन को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा के अगर मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर रहे हैं तो वो ट्रांसजेनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रॉडली हमने ऐसे इन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आपकी आती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी मैंने आपको बताया था कि कौन सा जीन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियर जीन, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो, न्यूक्लियर के अंदर भी मेल स्टेरिलिटी किस तरह के जीन से होती है, रिसेसिव जीन से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीधे क्वेश्चन आता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डोमिनेंट जीन, न्यूक्लियर डोमिनेंट जीन, न्यूक्लियर रिसेसिव जीन, ऐसे करके, है ना। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर एंड रिसेसिव जीन, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, उसमें सनफ्लावर पे क्वेश्चन आया हुआ है, कई जगह डोमिनेंट जीन भी कंट्रोल कर सकता है ना, जैसे सनफ्लावर, कॉटन और कई जगह वीट में भी देखा गया। बट मेनली एटलीस्ट सनफ्लावर का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मेल स्टेरिलिटी क्या हो सकती है, देखो नेचर में स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है ना। जो वाइल्ड स्पीसीज होती है, हम उनसे मेल स्टेरिलिटी का जीन क्या करवाते हैं, बैक क्रॉस करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, इंटोग्रेसिव ब्रीडिंग करते हैं हम, उससे हम वो जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो वो उनके अंदर कैसे आया, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से, है ना, नेचर ने उनको दिया। हम आर्टिफिशियली भी ट्राई कर सकते हैं मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए, बाय व्हाट, म्यूटेशन ब्रीडिंग, है ना। तो उसके अंदर अगर देख लो, हम रेज का यूज कर रहे हैं तो गामा रे या फिर हम ईएमएस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें देखो एसीटोन, ध्यान रखना, जो कि बार्ले के अंदर यूज करते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपका इथेडियम ब्रोमाइड है वो सॉर्गम के अंदर यूज करते हैं। ये दोनों ही आप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपकी चीजें, बस एक बार ही किसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। अब देखो इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी, ये एक तो मैं पहले आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ आए, फिर हम देखेंगे कि हमें इसको किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी मतलब मेल स्टेरिलिटी अगर है तो वो किस तरह से F1 F2 में कैसे इनहेरेंट होगी। तो देखो सेम जैसे जो हमने मैंडल का लॉ पढ़ा था, मैंडल की जो रेशियो है उसी हिसाब से मेल स्टेरिलिटी इनहेरेंट होती है। कैसे, देखो ये हमारा मेल फर्टाइल हो गया, यहाँ पे दोनों जीन क्या है आपके, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर आपका ये भी होगा तो ये क्या होगा, फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा, गुड, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन, तो सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव जब होगा तभी वो स्टेराइल होगा। तो ये आपका हो गया MSMS, ठीक है। इन दोनों को मान लो हमने क्रॉस करवाया, फर्टाइल और स्टेराइल को, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। F1 आपका क्या हो जाएगा, मेल फर्टाइल, ठीक है। अब इसकी हमने सेल्फिंग करवा दी तो क्या आएगा, 3 आपके पास पता है, एक तो हेट्रोजाइगस, फिर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, जैसे हम मैंडल के लॉ में देखते थे। तो इसीलिए इनहेरिटेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी क्या करती है, अब इसमें से देखो सिर्फ ये जो है वो क्या होगा, स्टेराइल, ये दोनों आपके फर्टाइल होंगे। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, मेल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल का रेशियो क्या होता है। तो ध्यान रखना 3:1, ठीक है। इनका इनहेरिटेंस मैंडल के जो हमने लॉ देखे थे बिल्कुल वैसा ही है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो उस पे बनता है मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी पे।
अब मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अब मेल स्टेराइल है ना, लेकिन हमें और मेल स्टेराइल प्लांट्स को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो दो चीजें करनी होती है, बैक क्रॉस एंड सबमीटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टेरिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, है ना। तो ध्यान रखना, बैक क्रॉस फॉलोड बाय सबमीटिंग, ठीक है। अब ये कैसे, ये तो हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देख लिया। अब समझो इसको कैसे होगा। अगेन दो हमारे पास पेरेंट है, मेल फर्टाइल और मेल स्टेराइल, ठीक है। दोनों को हमने क्रॉस करवाया, हेट्रोजाइगस आ गया, ठीक है। अब ये जो हेट्रोजाइगस F1 आया है, इसको हम मेल स्टेराइल लाइन से वापस बैक क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हेट्रोजाइगस है, इसको हमने मेल स्टेराइल लाइन से बैक क्रॉस करवा दिया। तो हमारे पास इक्वल रेशियो में क्या आ जाएगा, 1:1 के अंदर आपके MS हेट्रोजाइगस और स्टेराइल और आपका फर्टाइल आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इन दोनों के बीच में हम मेट करवा देंगे, सब मेटिंग जिसको हम बोलते हैं। जब इनकी मीटिंग करवाओगे तो वापस आपके ये दोनों आ जाएगा 1:1, ठीक है। तो ये चलता जाएगा आगे, और हम क्या करेंगे, 50% प्लांट्स को अब हमें कौन से हैं, स्टेराइल जो है वो फीमेल है, तो वहीं से हमें सीड मिलेंगे। तो यहाँ के हमें सीड मिल गए, और ये वाले जो है आपके, इन सबको हमें रॉगिंग करनी पड़ेगी। तो एक डीमेरिट क्या होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का, कि सारे प्लांट्स आपके फर्टाइल नहीं आए, है ना। स्टेराइल और फर्टाइल दोनों 1:1 में आते हैं, तो हमें आधे प्लॉट को रॉगिंग ऑफ करके हटाना पड़ता है। तो इट इज द मेन रीजन कि हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। एक तो ये हो गया, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या कैसे हमने मेंटेन किया, एक बार बैक क्रॉस करवा के और उसके बाद हमने सबमेटिंग करी, है ना। अगर सिर्फ भी क्वेश्चन में आए कि थ्रू सबमेटिंग, तो भी वो सही है, ठीक है, तो वो समझ लेना। सो ये आपका हुआ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, सिंपल सा। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट मेल स्टेरिलिटी पर। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का ही मैंने आपको पार्ट बताया था, उसमें दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड अदर इज फोटो पीरियड सेंसिटिव, ठीक है। इनमें देखो क्या है, नाम से पता चल रहा है, ऐसी मेल स्टेरिलिटी जो टेम्परेचर से कंट्रोल हो रही है, जो जेनेटिक। और देखो कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पे एनवायरनमेंट का कंट्रोल होता है, यस। व्हाई, ये देखो आपके सामने टेम्परेचर और फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी, है ना। तो अनदर डीमेरिट ऑफ GMS क्या है, एक तो रॉगिंग वाला हो गया, एक इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर सेंसिटिव क्या है, इसके अंदर हम कोई भी, हमें जैसे हम आगे मैं आपको CGMS पढ़ाऊंगी, तो CGMS में हमें 3 लाइनें यूज करनी पड़ती है, A, B और R। आप लोगों को तो पता होगा, है ना। तो वो तीनों जो लाइंस है वो कॉम्प्लिकेट करती है ना। कॉम्प्लिकेट क्यों, आपको तीनों लाइन की सोइंग करनी पड़ेगी, मटेरियल ज्यादा है, लैंड ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इसको 2 लाइन सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई 3 लाइन नहीं ग्रो करनी। बस क्या करना है, हमने मान लो ग्लास हाउस या फिर ग्रीन हाउस में ग्रो किया, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा, तो आपकी स्टेरिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया तो फर्टिलिटी आ जाएगी। जब हमें हाइब्रिड बनाने हैं तो ग्रीन हाउस में क्या करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, स्टेराइल हो जाएगा, हाइब्रिड बना लो। जब उनको मेंटेन करना है, टेम्परेचर कम कर दो, फर्टिलिटी इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी अलग से रीस्टोरर लाइंस इन सब की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ दे रखा है, जैसे कि टेम्परेचर याद रख लेना, राइस के अंदर ये PAI 645 नंबर नाम की लाइन है, उसमें ये टेम्परेचर का रेंज दे रखा है। एक एग्जाम्पल कि 23.3 क्रिटिकल टेम्परेचर है, इससे ज्यादा करेंगे तो स्टेरिलिटी आ जाएगी, इससे कम करोगे तो फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा इंट्यूशन बोलता है कि ये एग्जाम में आ सकता है ना, कभी नहीं आया पर अब आ सकता है। कैसे, कि आपकी टेम्परेचर मेल स्टेरिलिटी जो है सेंसिटिव, वो कौन सी स्टेज पर काम करती है। तो ध्यान रखना, म्यूसिस PMS से, वही जो हमने पहले देखा था ना, जो फंक्शनल मेल स्पोरोजेनस मेल स्टेरिलिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका म्यूसिस होने से पहले वाला जो है, स्पोरोजेनस टिश्यू से जब म्यूसिस होता है, उस टाइम पर आपका टेम्परेचर काम करता है, ठीक है। वो फेज जो है वो टेम्परेचर के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्टेरिलिटी आती है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो नाम है
एनोंग और एनोंग, ठीक है, इंडिका लाइंस है। तो इसके अंदर भी आप ध्यान रखना कि आपके टेम्परेचर मेल स्टेरिलिटी कॉज होती है। अभी आज तक तो पूछा गया नहीं है, देखो लाइंस पे एग्जाम्पल मैंने तो कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बीइंग ऑन सेफ साइड तो ये ध्यान रखना। दूसरी आपकी क्या है, फोटो पीरियड मेल स्टेरिलिटी है ना। फोटो पीरियड मतलब लॉन्ग डे शॉर्ट डे, जो हम डे लाइट को जो पीरियड है उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, उसके कारण अगर स्टेरिलिटी आती है, दैट इज फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। इसके अंदर देखो रेंज ध्यान रखो, अगर 13 आवर्स 45 मिनट से ज्यादा है, ठीक है, विद इन द रेंज ऑफ 23-29, ये मैंने क्यों लिखा है मैं अभी बताऊंगी। अगर तब होता है ज्यादा हो जाएगा इससे तो लॉन्ग डे मतलब मान लो तो स्टेरिलिटी हो जाएगी। अगर शॉर्ट डे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और ये किस फेज पे काम करता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी रैकियस टू फॉर्मेशन ऑफ पीएमएस। तो ध्यान रखो ये पहले काम करेगा, है ना, पीएमएस तो बाद में बन रहा है। सेकेंडरी रैकियस के फॉर्मेशन से पीएमएस पे पहले फोटो पीरियड टेम्परेचर सेंसिटिव जो है काम करती है, उसके बाद टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी काम करती है। दोनों के फेज को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें सबसे पहले किसमें देखा गया था, नॉन्किन 585 लाइन जो है जिपोनिका राइस की, वो ध्यान रखना, ठीक है। इन केस एटलीस्ट ज्यादा हम और भी लाइन के एग्जाम्पल है, बट वो हमें याद करने का कोई मतलब नहीं है, बट जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कुछ है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर क्यों बताया था, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी तो है ना, लेकिन फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी भी तब काम करती है, एक टेम्परेचर का रेंज उसमें भी होना जरूरी है। क्या मतलब, मान लो मैंने आपका शॉर्ट डे दिया है ना, मान लो 13 आवर्स की जगह मैंने 10 घंटे दिए, तो मेरा क्या होना चाहिए, फर्टिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर मैंने 29 से भी बढ़ा के 30 या 35 कर दिया, तब भी आपकी स्टेरिलिटी आ जाएगी, भले आपने फोटो पीरियड कम दे रखा है। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका टेम्परेचर है वो विद इन अ रेंज रहेगा, तभी फोटो पीरियड सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी काम करेगी, अदरवाइज मेन रोल किसका है, आपका टेम्परेचर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों कौन से जीन से गवर्न करते हैं, ये जीन का नाम ध्यान रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते हैं क्वेश्चंस, है ना। ये जो आपका इन्वायरमेंट सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर टीजीएमएस मैंने आपको बताया था, ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं हम पीजीएमएस से, क्योंकि देखो टेम्परेचर और ये सब कंट्रोल करना तो ईजी है, फोटो पीरियड कंट्रोल करना मुश्किल है ना। अलग अलग लोकेशंस पे डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम ज्यादा किससे यूज करेंगे मेल स्टेरिलिटी को, टेम्परेचर मेल स्टेरिलिटी को, ठीक है। देन इफ टेम्परेचर इज अबव क्रिटिकल रेंज एनी फोटो पीरियड लाइन विल बी मेल स्टेराइल, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, है ना। और अगेन नो नीड ऑफ रॉगिंग, वाई, क्योंकि इसके अंदर आपके कोई जीएमएस में जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% मेल स्टेराइल बन रहा है, 50% फर्टाइल पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ना ही हमें इसमें रॉगिंग करनी है, ना ही हमें इसमें रिस्टोरर लाइन की जरूरत है, तो ये इस पे काम करना इजी है, ठीक है। अब देखो इसमें आइडियल जो हम लाइंस बोलते हैं वो क्या है, उसकी कुछ पॉइंट्स याद रखो। देखो क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ है, लेकिन आजकल हमें पता है सारा स्टेटमेंट पे आने लग गया है ना, तो थोड़ा हमें ये एटलीस्ट पता हो। तो देखो आइडियल ये जो लाइन है कि क्या होनी चाहिए, मेन समझ लो कि जो आपकी रेंज मैंने आपको बताई है ना वो ज्यादा हो, क्या मतलब, लोएस्ट जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कम हो, ठीक है, और हाईएस्ट जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिससे स्टेरिलिटी आए वो ज्यादा हो, है ना। क्योंकि देखो छोटा रेंज होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ सकती है, उतना टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। तो बस ये मान लो कि सेंसिटिविटी पीरियड जो है ना वाइड टेम्परेचर की रेंज होनी चाहिए अगर हमें पीटीजीएमएस सिस्टम को यूज करना है। बस ये तीनों स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर टफ क्वेश्चन में बनाऊंगी जिसमें बच्चों को मुझे लगेगा कि उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा और उनको ना आए, तो मैं इसमें से बना दूंगी, ठीक है। कि आपकी क्या है कि एटलीस्ट आपकी मेल स्टेरिलिटी 30 डेज तक एग्जिस्ट करनी चाहिए। एक बार हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एटलीस्ट 30 डेज तक वो टेम्परेचर रहे, तभी आपके हाइब्रिड सीड जो सीड का प्रोडक्शन हो पाएगा, है ना। उसके बाद सेकंड देखो, सीड सेट एटलीस्ट आपका 30% से ज्यादा होना चाहिए।
उसके बाद आइसोलेशन डिस्टेंस जो है हम 200 मीटर रखते हैं इनके अंदर, ठीक है। टाइम आइसोलेशन भी 30 डेज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और 100% यूनिफॉर्म, मतलब जो आपका मेल स्टेरिलिटी है वो सब में आनी चाहिए, है ना। देखो हमें पहले जो जेनेटिक कंट्रोल है अगर तो हमें पता है कि जेनेटिक है तो वो 100% होगा ही, राइट। लेकिन जब हम टेम्परेचर से कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ परसेंट में आ रही है और कुछ परसेंट में नहीं आ रही, क्योंकि हमें पता है एक भी पोलन अगर मान लो फर्टाइल हो गया तो हाइब्रिड बनाना सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। एक भी पोलन आपका नहीं रहना चाहिए, इसीलिए 100% आपकी स्टेरिलिटी होनी जरूरी है। सो दिस वाज एनवायरमेंट वाली मेल स्टेरिलिटी, है ना। इजी है, कुछ टफ टॉप पॉइंट्स नहीं है, बट पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए आपके, है ना। हाँ बोलो। नहीं नहीं, और क्रॉप में भी है, चिली के अंदर भी यूज किया जाता है, राइस में सबसे ज्यादा काम हुआ है चाइना के अंदर, तो चाइना से काफी, और अब तो इंडिया में भी काम हो रहा है, बट और भी क्रॉप्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस ही है। हाँ बिल्कुल, देखो ये डिपेंड करता है कि हम ट्राई करें, प्रोटोकॉल किसका सेट हो रखा है, तो जिस पे भी, ये ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सिस्टम है, तो जिस क्रॉप पे भी आप प्रोटोकॉल सेट कर पाओ, रिजल्ट्स देख पाओ, उस पे आप काम कर सकते हो। अब देखो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन सीधे पूछते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी अभी तक हमने पढ़ी थी कि कैसे नेचर की है, रिसेसिव नेचर की, लेकिन ट्रांसजेनिक कैसी है, डोमिनेंट नेचर की, बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिस्टम आता है अलग अलग, देखो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी हमारे नाम में हमें लगता है बार्नेस बार स्टार ही है, ऐसा नहीं है ना। 6-7 तरह की ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी पे काम हो चुका है, लेकिन वही है कि क्वेश्चंस अभी भी पुराने ही आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि बस वही है, ऐसा नहीं है ना। तो देखो बार्नेस बार स्टार मेल स्टेरिलिटी मोर एट ऑल ने सबसे पहले देखी थी, डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये क्या है, बार्नेस जो है वो समझ लो एक तरह से स्टेरिलिटी को कॉज करता है, ठीक है, और बार स्टार जो है वो क्या करेगा, आपका रिवाइव करेगा फर्टिलिटी को, है ना, जैसे रिस्टोरर हम बोलते हैं, ये रिस्टोरर की तरह काम करता है, फर्टिलिटी को रिस्टोर करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, किससे हमने जीन को, ये बार जीन जो है, बार्नेस जीन जो है वो किससे हमने इंट्रोड्यूस लिया है, बेसिलस एमेलोल्यूकोफेशियंस, है ना। अब ये क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, पहले आते थे कि बार जीन किससे लिया गया है, तो अब ये क्या, अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो 2021 का हमने दिया था या लास्ट ईयर, उसमें ये प्रमोटर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा प्रमोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैपिटम सेल्स की डीजनरेशन के लिए, तो ये ध्यान रखना TA29, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है ये, क्या करता है, प्रमोटर्स क्या होते हैं, जब हम ओपेरॉन सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, कोई भी अगर एक्सप्रेशन करना है जीन का, है ना, तो उसके लिए प्रमोटर्स हेल्प करते हैं, तो वो क्या करता है, ये टैपिटम सेल में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। टैपिटम सेल्स के अंदर जैसे ही एक्सप्रेस होगा तो आपके ये टैपिटम सेल डीजनरेट हो जाएंगे। अब टैपिटम सेल का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, अगर पोलन को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा तो पोलन क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये मेल स्टेरिलिटी को कॉज करता है। अब इससे हमने क्या किया, ये जीन तो हमने रखा ही, जो मैं आपको बता रही हूँ बार्नेस जीन, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक बार जीन जो है उसको हमने लिंक कर दिया इससे, और वो बार जीन की क्या कैपेसिटी है कि वो हर्बिसाइड जो स्प्रे है फॉस्फोथ्रिसिन उससे रेजिस्टेंट है। ये हमने क्यों किया वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, है ना। तो ये ध्यान रखना, अभी तक हम रिस्टोरर पे नहीं आए हैं, अभी तक हमने स्टेरिलिटी कॉज करने के जीन को इंट्रोड्यूस करवाया है, और उस जीन को हमने लिंक कर दिया एक हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट को, है ना, उस जीन को हमने उससे जोड़ दिया। अब ये कैसे काम करेगा, तो देखो यहाँ पे हम मान लो ये इसमें यहाँ पे कोई जीन नहीं है, ठीक है, तो मेल फर्टाइल, ये क्या आपका मेल स्टेराइल। अब देखो यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना, ये इधर कोई भी जीन नहीं है और इधर है, तब भी ये आपका क्या है, मेल स्टेराइल, क्यों, क्योंकि ये किस कंडीशन में है, डोमिनेंट कंडीशन में, राइट। अगर ये रिसेसिव में काम करता तो ये बार्नेस बार आपका क्या होता, ये स्टेराइल नहीं होता, है ना। तो ये अभी डोमिनेंट है इसलिए ये स्टेराइल है।
तो फर्टाइल और स्टेराइल को हमने दोनों को क्रॉस करवाया, सेम हमें पता है क्या आएगा, वही वापस आ जाएंगे। तो 50% मेल, जैसे हमने जीएमएस में किया वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, 50% मेल स्टेराइल आ गया, 50% मेल फर्टाइल आ गया, ठीक है। अब हमारा काम आएगा बार जीन का, ये वाला। अब ये जीन जो है वो हमें पता है किससे रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड से। तो जब हम जो स्टेराइल है उन पे जब भी हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो तो रेजिस्टेंट रहेंगे, जो फर्टाइल है वो सारे मर जाएंगे। तो इसने किसको बचा लिया, हमारे रॉगिंग, जो लेबर से हमें रॉगिंग करनी पड़ती, वो पूरा पैसा और टाइम बच गया, है ना। तो ये उसका एक एडवांटेज हो गया ओवर जीएमएस सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हमें फर्टिलिटी अगर हमें रिस्टोर करनी है तो क्या करेंगे, बार स्टार जीन। ये भी हमने ये सारे जीन बेसिलस से ही लिए गए हैं ना। ये क्या करेगा आपका, जो आपका रिस्टोर करेगा फर्टिलिटी को ना। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो बारनेस बार बार स्टार आ जाएगा, दिस विल बी मेल फर्टाइल, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं जो अब मुझे लगता है आ सकते हैं, ये किस हर्बिसाइड से हैं, ये सब आना सब बंद हो गया है ना। तो फिर भी क्या आ सकता है, एक मोर एट ऑल वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद TA29 प्रमोटर वाला ध्यान रख लेना, बस। इसके अलावा सारे क्वेश्चन ओल्ड हो चुके हैं, या ये डोमिनेंट वाला फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और है, दैट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जीन, BCP1। ये सेकेंड टाइप ऑफ है ना, बारनेस बार स्टार पढ़ ली, उससे बेटर है ये, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, ये किस में एक्सप्रेस होती है, टैपिटम और माइक्रोस्पोर दोनों के अंदर, सिर्फ टैपिटम ही नहीं, जो पोलन माइक्रोस्पोर्स है वहां पे भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसका कौन सा प्रमोटर होता है, LAT52। ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। आ सकता है, अगर पहले वाले का TA29 पहले पूछा जा चुका है तो अब LAT52 पूछा जा सकता है, ठीक है। ये जीन क्या करता है, और ये जीन किससे लिंक किया हमने, हार्मोन से। जैसे वो हर्बिसाइड के स्प्रे से था, तो यहाँ पे हमने एक हार्मोन का स्प्रे कर दिया, मान लो ना। जब हम स्प्रे करेंगे तभी वो काम करेगा, इसीलिए ये बेटर है पहले वाली मेल स्टेरिलिटी से, क्योंकि ये जो जीन है नॉर्मली जो प्लांट्स है वो फर्टाइल ही रहेंगे, ठीक है। मान लो मैंने कुछ एक हार्मोन जो है जिससे ये लिंक्ड है, वो हार्मोन का मैंने स्प्रे कर दिया, ठीक है। ये हार्मोन जो स्प्रे होगा वो एनहेंसर को इंड्यूस करेगा, ठीक है। इंड्यूस करने का मतलब वहां पे LAT52 अब अपने आप को काम करना शुरू करेगा, ठीक है। जब ये LAT52 काम करेगा तो आपका BCP1 जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। जब ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो आपका पोलन का डेवलपमेंट नहीं होगा, समझ गए। ये किस तरह का काम करता है, एंटीसेंस कंस्ट्रक्ट। जब मैं आपको मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगी तब एक टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम, जैसे एंटीसेंस DNA टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना। तो उसमें हम पढ़ेंगे वो क्या होती है, एंटीसेंस क्या होता है। मान लो हमारे पास ये mRNA है, उसके अगेंस्ट हमने एक RNA को, एंटीसेंस RNA को इंट्रोड्यूस करवा दिया है ना। तो वो क्या करता है, mRNA से प्रोटीन को एक्सप्रेस होना था, सिंगल स्ट्रैंड होता है mRNA, ये उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। जब इसने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड बना लिए तो अब आपका mRNA का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा जीन, है ना। उसी तरह से ये जो है ये LAT52 क्या करेगा, जो BCP1 जीन है उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। एक्सप्रेस नहीं होगा तो पोलन का अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब कब होगा, जब हम कोई हार्मोन का स्प्रे कर रहे हैं। तो अगर मान लो हमें मेंटेन करनी है लाइन को तो हार्मोन का स्प्रे मत करो, अगर हमें मेंटेन नहीं करना तो हम क्या करेंगे, हार्मोन का स्प्रे कर देंगे और हाइब्रिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसका भी क्या बेनिफिट है, कोई भी हमें ट्रांसजेनिक के अंदर भी कोई भी 3 लाइन की ABR रिस्टोरर लाइन की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ 2 लाइन में ही आपका काम चल रहा है, कोई रिस्टोरर पेरेंट की जरूरत नहीं है, और सेल्फ मेंटेनेबल है ना। वही जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन नहीं करोगे, कोई हमें इसके अंदर टेम्परेचर बदलना या फिर हमें मेंटेनेंस करना जैसे GMS में किया था वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हो गई, ठीक है। तो 3 तरह की हमने उसमें चीजें देखी, एक नॉर्मल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट से जो सेंसिटिव है जिसके अंदर हमने टेम्परेचर और फोटो पीरियड वाली देखी, और उसके बाद हमने क्या देखा, आपकी ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। अब आता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये मेल स्टेरिलिटी एक्चुअली में कहते हैं, कॉल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि ये एक मेल स्टेरिलिटी का टाइप कोई है ही नहीं,
है ना। उन्होंने बोला एक्चुअली में दो ही तरह की मेल स्टेरिलिटी होती है, CGMS और GMS, ये कोई मेल स्टेरिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या है आपकी, देखो ये हमारा न्यूक्लियर जीन है RR, है ना, जो कि हमें पता है मेल स्टेरिलिटी को कॉज कर रहा है, जो हम अगर GMS में होते हैं। CMS में हम ये बोलते हैं कि एक स्टेराइल जीन होता है S जीन, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसका इफेक्ट अगेन मैटरनल इफेक्ट होगा, फीमेल टू फीमेल ट्रांसफर होगा, है ना। अब ये जो जीन है, जब ये जीन प्रेजेंट होगा तो आगे स्टेरिलिटी क्या होगी, आगे से आगे ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये क्यों बोला कॉल ने, क्योंकि ऐसा क्या है, स्टेराइल को रियल में CGMS और GMS में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक R लाइन का, जिसको हम रीस्टोरर लाइन बोलते हैं ना। तो वो रीस्टोरर जीन हमने कहाँ से लिया है, वाइल्ड स्पीसीज से लिया है। तो मेल स्टेरिलिटी भी हमने कहाँ से लिया है, वाइल्ड स्पीसीज से लिया है। तो ऐसा कुछ अलग सिस्टम नहीं है, बस जिस क्रॉप में हम ये बोल दें कि हमें R लाइन मिली नहीं अभी तक, है ना, अगर हम काम करेंगे अगर मिल जाएगी तो वो CMS भी किस में चेंज हो जाएगा, आपका CGMS में ही बदल जाएगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। अब इसमें देखो क्या है, लाइन कन्वर्ट करने का ही हमें, देखो ये मेथड आपको नहीं पढ़ना है कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन अगर हमें न्यू बनानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। एक बार आप इसको समझ लो, मैं बताती हूँ, फिर आप अपने आप जो एक एक दो लाइन में अगर स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन आता है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे हमने मेल स्टेराइल लाइन ली, ठीक है, उसके अंदर RR है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में S जीन है जो स्टेरिलिटी कॉज कर रहा है। फिर फर्टाइल लाइन ली जहाँ पे आपका फर्टिलिटी जीन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें इस लाइन को, अब इस लाइन के अंदर हमें ये स्टेराइल को जीन को ट्रांसफर करना है। ये वो हम देख रहे हैं कि कोई नई अगर हमें साइटोप्लाज्मिक या स्टेराइल लाइन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने दो को क्रॉस करवाया। अब यहाँ पे देखो हमें पता है स्टेराइल किससे आएगा, ये फीमेल पेरेंट है तो उससे स्टेरिलिटी का जीन तो आएगा ही, और ये आपका न्यूक्लियर जीन आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेरिलिटी का जीन तो आ गया, लेकिन हमें अब क्या करने पड़ेगा, देखो न्यूक्लियर है, हमें तो इस लाइन को बनाना था, तो न्यूक्लियस आपका किसके जैसा होना चाहिए, इस लाइन के जैसा, ठीक है। अभी कौन सा है, 50% यहाँ से होगा और 50% यहाँ से इनहेरिटेंस होगा। तो यहाँ पे अभी जो F1 है उसमें दोनों का न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस है ना। हमें किसका चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, तो क्या करेंगे, बैक क्रॉस करवा दो। तो ये जो आपकी मेल स्टेराइल लाइन है उसकी हम कंटिन्यूस बैक क्रॉस करवाते जाएंगे इस लाइन से। तो न्यूक्लियर बैकग्राउंड इसका पूरा आ जाएगा और हमारे पास S जीन भी आ गया, तो एक नई लाइन बन गई, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि न्यू साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेरिलिटी का जो जीन है वो पहले क्रॉस करवाओ स्टेरिलिटी के जीन से, उसके बाद रिपीटेड बैक क्रॉस करवा दो उस लाइन से जिसमें हमें जीन को ट्रांसफर करना है। बस ये एक लाइन ध्यान रखना, ठीक है। और किसके अंदर होती है ये, अब रिस्टोरर तो है नहीं हमारे पास, इसका मतलब एंड में भी स्टेराइल ही रहेगा, तो हमें सीड तो मिलने से रहे, है ना। तो हम क्या किस में यूज कर सकते हैं, फॉर्डर क्रॉप्स में, ऑर्नामेंटल्स में, है ना, उनके अंदर हम इनको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सीड जो है हमारा वेजिटेटिव जो प्लांट्स है, सीड का प्रोडक्शन जरूरी नहीं है, उनके अंदर हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। इसमें CMS में एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट वाला, बस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस जो हम हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए यूज लेते हैं, दैट इज CGMS सिस्टम, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो साइटोप्लाज्म से भी कंट्रोल होगी और न्यूक्लियस से भी कंट्रोल होगी, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, 3 लाइन सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन सी लाइन यूज होती है, A लाइन, B लाइन और R लाइन, ठीक है। 2 लाइन सिस्टम फोटो वाला है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और 3 लाइन सिस्टम आपका ये ABR लाइन सिस्टम वाला है। अब ये जो मैंने आपको स्लाइड बताई है इसमें 100% मुझे लगता है क्वेश्चन आता है, आएगा, ठीक है, और ये आपको बार बार याद करना पड़ेगा। जो भी टफ क्वेश्चन आएगा ना मेल स्टेरिलिटी पे, आप देखोगे BD सिंह में टेबल सी बनी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सी क्रॉप है, मेज। मेज के अंदर आपके 3 तरह के जो जीन है, T,
एस और सी, ठीक है, CMST, CMSS और CMSC दोनों की, एक तो इनके जीन ध्यान रखना, टी के अंदर RF1 और RF2, CMSS के अंदर RF3 और सी के अंदर RF4। पहले तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो इनके नाम ध्यान रखो, टी तो है टेक्सिस, एस है USDA और सी से है शेरोआ, ठीक है। उसके बाद और क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन बहुत बार नेट में आया हुआ है कि ऐसे पूछा गया दोनों तरीके से कि विच ऑफ द मेल्स साइटोप्लाज्मिक या मेल स्टेराइल जीन इज ससेप्टेबल टू हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट, तो CMST, CMSS, CMSC, तो ध्यान रखना टी जो है वो होता है ससेप्टेबल टू लीफ ब्लाइट, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इसी को उल्टा करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ससेप्टेबल टू CMST, तो अलग अलग मेल्स की डिजीज दे देंगे, तो उसमें से ध्यान रखना हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट वाली जो डिजीज है उसके ये ससेप्टेबल होता है, ठीक है। और जीन वाला भी ध्यान रखना, सीधे आएगा कि RF3 जीन किसके अंदर है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो वीट के अंदर यही क्वेश्चन पूछा हुआ है सिर्फ कि किससे हम मेल स्टेरिलिटी जीन को ट्रांसफर करते हैं, प्रिटिकम टिम्फोनिडी से, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। और बाकी ये नहीं पूछा हुआ कि कौन सी इसकी वो है, बट स्टिल ध्यान रखना फोटो पीरियड सेंसिटिव कौन सी है, एजिलोप्स प्रेसा। अगर और टफ बनाना हो किसी को तो वो ये वाला पूछ लेगा इसकी जगह पे। फिर गॉसिपियम कॉटन के अंदर ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, मेल स्टेरिलिटी, अलग अलग स्पीसीज दे देंगे कॉटन की और पूछेंगे कि इनमें से कौन सी है जिससे मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस की जाती है, तो गॉसिपियम हरकेंसी भूलना नहीं है, ठीक है। फिर पर्ल मिलेट के अंदर टिफ्टॉन बहुत बार पूछा हुआ है कि टिफ्टॉन जीन कौन सी क्रॉप का मेल स्टेराइल जीन है, पर्ल मिलेट, सॉर्गम, और इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चे सॉर्गम कराते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना उसका राइट आंसर क्या है, पर्ल मिलेट, ठीक है। ये जो है आपके PAU के अंदर जो हमारी फर्स्ट हाइब्रिड आया था, है ना, उसके अंदर ये जो है वो जीन इंट्रोड्यूस करवा के हमने वो हाइब्रिड बनाया था। तो इसमें देखो अलग अलग A1, A2 ऐसे नाम से साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहला है आपका टिफ्टॉन जिससे हम बोलते हैं A1, ठीक है। दूसरा आपका लुधियाना का है A2, A3, ये दोनों तो A2 और A3 आपकी क्या है, इनकम्प्लीट स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। कमर्शियली यूज्ड आपका A1 ही होता है, ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखो। दूसरा सबसे ज्यादा इसमें से स्टेबल कौन है, A5, ये चीज ध्यान रखना है ना। A1 जो है कम है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बट कम है, A5 की जो है वो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और A1 से भी ज्यादा किसकी है, A4 हो गया, AGH हो गया, इनकी ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो मोस्ट स्टेबल इज A5। फिर ये जो है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार मतलब मैं आपको बता नहीं सकती है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों जो आपके ब्रेसिका है इसके अंदर सबसे हर एक चीज पे क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो जीन पूछ सकते हैं, कौन सा जीन किसमें है ना, CMS नैप किसके अंदर है, नापस में, कैम्पेस्ट्रिस में, जुन्सिया में, किसमें, CMS पोल किसके अंदर है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इनकी पर्टिकुलर जो मैंने आपको यहाँ पे ऐड किया है उन पे पूछा जाता है, जैसे CMS नैप है तो वो देखो अनस्टेबल है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। फिर CMS पॉल है, ये स्टेबल तो है बट ये मॉडिफाइंग जीन से इफेक्टेड हो जाता है। ओगो पे क्वेश्चन आ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CMS सिस्टम इज इफेक्टेड बाय क्लोरोसिस, तो ध्यान रखना OGO, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग CMS ऑफ ब्रेसिका नापस कॉजेज कंप्लीट रिस्टोरेशन, CMS टोर, ध्यान रखना, ठीक है, ये टोर और ओगो वाला दोनों ध्यान रखना है। ब्रेसिका ये कंपेस्ट्रिस के अंदर एक जीन है CMS मुर जो कि डिप्लोटेक्सिस मुरेलिस से, इस पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अभी तक। ब्रेसिका जुन्सिया पर सेम ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो इसमें तो स्टेबल रिस्टोर करता है, लेकिन ब्रेसिका जुन्सिया में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इन ब्रेसिका जुन्सिया कॉजेज अनस्टेबल रिस्टोरेशन, जुन, ओगू, MS4, 2, है ना, तो ध्यान रखना टूर वाला। और कौन से जीन है वो भी ध्यान रखो, है ना, देखो ये OGU और TOUR ये तो दोनों के अंदर ही है ना, और जिसमें अलग से कौन सा है, ये जुन वाला
और उसमें अलग से कौन सा है, नैप और पोल। बाकी ये दोनों दोनों में है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट रिस्टोर नापस में करता है और जुनसिया में नहीं करता, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये जो आपकी स्लाइड है ना, अभी 2-3 और क्रॉप्स की स्लाइड आएंगी, इस पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऐसा है कि आपको अभी मैंने पढ़ा भी दूंगी, तो एग्जाम से पहले नहीं रिवाइज किया ना तो ये तो याद नहीं रहेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो टबैको है, टबैको के अंदर कौन सी स्पीसीज है, जिनसे अब देखो यहाँ पे 3 स्पीसीज है। एग्जाम में हो सकता है एक ये नाम दे दे और बाकी तीनों कुछ और ऑप्शन दे दे, तो ध्यान रखना, ठीक है। इन 3 स्पीसीज से हम मेल स्टर्लिटी जो जीन है वो इंड्यूस करवा सकते हैं। अनियन के अंदर देखो CMSS, CMST और NMS जो कि वाइट ग्लोब्स, उसमें से ये जो है वो थर्मोलेबाइल है। कौन सी ऐसे पूछ सकते हैं कि अनियन के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, तो CMST तो किसके अंदर यूज करते हैं, मेज के अंदर, और CMSS किसके अंदर यूज करते हैं, आपका अनियन के अंदर, ठीक है। फिर कैप्सिकम में कैप्सिकम एनम, सनफ्लावर का ध्यान रख लो पिटियोरिस, ये कैप्सिकम सनफ्लावर, इस पे क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पिजन पी पे। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि ये A2 है वो किससे लिया जाता है और A4 किससे लिया जाता है ना। तो A4 ध्यान रखना कैजिनस कैजिनिफोलिस, और A2 आपका कैजिनस क्रेबिडोइड्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सॉर्गम में क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ है, काफिर जीन कौन सी क्रॉप में होता है, पर्ल मिलेट सॉर्गम। ये बच्चे इस दो में कंफ्यूज होते हैं, है ना, जो टिफ्टॉन और आपका ये काफिर मिलो है, इसको इंटरचेंज करके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। जो जीन है दैट इज मिलो, और रीस्टोर इसको कौन करता है, काफिर, है ना। तो कंबाइन काफिर करके सम वैरायटी जो है, जो पहले हमने हाइब्रिड सॉर्गम का भी निकाला हुआ है CH1, वो भी इसी जीन से बना हुआ है, ठीक है। A2 का इसका देखो रिस्टोरर, ये रिस्टोरर के नाम दे रखे हैं, ठीक है। जैसे और किसमें पूछ सकते हैं, देखो A2 और ये वाले सेम, आपके बाजरा में भी A1 A2 नाम से है, सॉर्गम में भी A1 A2 नाम से है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और लास्ट आपका आता है राइस। राइस के अंदर देखो सबसे ज्यादा ये वाला है WA, सीधे पूछेंगे CMSWA इज प्रेजेंट इन विच क्रॉप, तो ध्यान रखना राइस, ठीक है। उसके अलावा BO, CW चाइनीज का स्ट्रेन है, BO सटाइवा की क्रॉप है ना। और आपके देख लो अगर पूछ लें कि CMSW18 जो है राइस की, वो कौन सी स्पीसीज से ली है, तो रूफी पुगॉन, है ना। देखो इसका कोई अंत नहीं है, इजी पूछना होगा तो CMSWA पूछ लेंगे, टफ पूछना होगा तो पूछ लेंगे कि ओराइजा रूफी पेगॉन से कौन सा जीन है, क्योंकि टेबल में कुछ भी है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसी बार आपके आया था, जो नेट अभी जो दिया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा आपका जीन जो है, आपका काइमेरिक जो है, वो इज कंट्रोल्ड बाय CMST, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान, यही पूछा हुआ था, और किसके अंदर है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन में था माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कोई और जीन, फिर क्लोरोप्लास्ट कोई और जीन, माइटोकॉन्ड्रिया URF13, क्लोरोप्लास्ट URF13, राइट आंसर वाज माइटोकॉन्ड्रिया URF13, इसी बार नेट में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये पूछ लिया, तो अब हम किसके लिए तैयार हो जाते हैं, ब्रेसिका नापस के लिए। अब ये पूछ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना, दोनों पूछ सकते हैं। ATP6 ट्रांसक्रिप्ट किसके अंदर है, नापस, जुनसिया, कंपेस्ट्रिस, या फिर नापस के अंदर कौन सा ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। और जो आपका ये राइस के अंदर है BTCMS, ठीक है। तो ये तीनों अब इम्पोर्टेंट चीज है, हमें इसको भूलना नहीं है। अब देखो जो CGMS सिस्टम है वो मैं आपको, वैसे पता है मुझे, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार क्विक मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली है क्या, है ना। जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें, देखो सिंपल हमने लाइन ले ली, दैट इज मेल स्टेराइल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे S जीन है तभी वो स्टेराइल होगा। इसके लिए देखो CGMS में बोल रही हूँ तो 2 कंडीशन होनी जरूरी है, जेनेटिक है तो आपके न्यूक्लियर रिसेसिव होना चाहिए, और साइटोप्लाज्मिक है तो मतलब साइटोप्लाज्म में S जीन होना चाहिए। जब ये 2 कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपका क्या होगा, मेल स्टेरिलिटी आएगी। इन दोनों में से कोई भी एक चीज बदली तो मेल स्टेरिलिटी नहीं आएगी, बस यही प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने स्टेराइल लाइन को क्रॉस करवाया मेंटेनर लाइन से, है ना। A लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं,
मेल स्टेराइल लाइन, वो मेल स्टेराइल है तो उसको हम किसकी तरह यूज करेंगे, एज अ फीमेल, ठीक है। बी लाइन जो होती है उसको हम मेंटेनर लाइन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आपको अगर सीड को मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसके लिए किसी से क्रॉस करना पड़ेगा। ए लाइन तो सीड देगी नहीं क्योंकि वो स्टेराइल है, तो उससे क्रॉस करने के लिए हम जिस लाइन से क्रॉस करवाते हैं दैट इज बी लाइन, और उसको हम एज अ मेल यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे की क्या होती है, आइसोजेनिक लाइंस होती है। आइसोजेनिक मतलब सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर वन जीन, ठीक है। और वो वन जीन किसका है, ये वाला। न्यूक्लियर दोनों का सेम है, बस इट इज मेल स्टेराइल जीन है इसमें साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर आपका फर्टाइल जीन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ए लाइन और बी लाइन को क्रॉस करवा दिया। अब देखो हमें पता है फीमेल से एस जीन तो ट्रांसफर होगा, तो एस जीन आ गया, दोनों का न्यूक्लियर है, ये आ गया। अब ये भी क्या हो गया, मेल स्टेराइल हो गया। अब हम इसको किससे करवाएंगे, आर लाइन से क्रॉस। आर लाइन का जीन ध्यान रखना क्या होता है, डोमिनेंट। तो अभी तक देखो डोमिनेंट हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि जीएमएस के अंदर डोमिनेंट भी हो सकता है, कि कौन सा एक्सेप्शन, सनफ्लावर कॉटन, ठीक है, एक तो वो पढ़ा। ट्रांसजेनिक के अंदर जो जीन है वो आपका डोमिनेंट होता है, दूसरा वो पढ़ा। तीसरा रीस्टोरर का जो जीन है वो भी आपका डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना। रिसेसिव कहाँ होगा, मेल स्टेरिलिटी का जो जीन नॉर्मल है दैट इज रिसेसिव जीन, ठीक है। अब ये जो आपके हमारे पास ये जो लाइन बनी है उसको हमने आर लाइन से क्रॉस करवा दिया। आर लाइन है तो मैंने आपको बताया था डोमिनेंट है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल आर हमने यूज किया, ठीक है। इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया। वापस से देखो ये स्टेराइल, अगर हम इसको फर्टाइल मान ले, ठीक है, और ये स्टेराइल है तो स्टेराइल का जीन तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी क्या हो गया, जब हमने आर आर को क्रॉस करवाया आर आर से, तो आपकी प्रोजनी क्या बनी, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब ये जो है दैट इज नॉट स्टेराइल, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेरिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, रिसेसिव प्लस आपका स्टेराइल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी और आर लाइन सिस्टम। ये किस किस के अंदर, जैसे मेज हो गया है ना, इसमें आपके ये फाउंडेशन सीड है उनसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फिर सर्टिफाइड पे जाएगा, ये पूरे प्लॉट्स बनाए जाते हैं। पहले मेंटेनेंस है तो ए और बी का बनाया जाएगा, फिर ए और आर लाइन को हम क्रॉस करवाएंगे अगर हमें हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है। पूरी डिस्टेंस इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस हर क्रॉप की फिक्स करी हुई है, ठीक है। तो उन सब के अंदर हम इसका यूज करते हैं। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो स्टेराइल है तो हम जिसका मर्जी चाहे जो है हम पोलन जो है उससे क्रॉस करवा सकते हैं, है ना। वरना दूसरा तरीका क्या है, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, जिससे आपका प्राइस बहुत ज्यादा होता है ना। तो और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी करते हैं, बट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत कम क्रॉप में एक्सप्लोर हो चुकी है। ब्रेसिका की कुछ स्पीसीज हैं जहाँ पे हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कमर्शियली यूज कर रहे हैं, बट मेल स्टेरिलिटी अब लगभग हमारे पास जो जैसे क्रॉस पॉलिनेटिंग जो क्रॉप्स है, बाजरा हो गया, ये सॉर्गम, ठीक है, मेज हो गया, इन सब में हम हद से ज्यादा मेल स्टेरिलिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटिंग कुछ क्रॉप्स हैं जिनके अंदर में स्ट्रॉन्ग मेल स्टेराइल सिस्टम मिला ही नहीं है, तो उसमें हम हाइब्रिड नहीं बना पा रहे। बट अभी जितना भी हाइब्रिड का चल रहा है, स्पेशली बाजरा में सॉर्गम, इन पे बहुत डोमिनेट हो चल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल स्टेरिलिटी।